हेलो एवरीवन। गपोड़ी की तरफ से नमस्कार। कुछ देर रुकिए, हम बस ज्वाइन ही कर रहे हैं सभी। हाय प्रीति, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप अपनी रिक्वेस्ट हटाएं, ताकि मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट भेजूं, क्योंकि ये मुझे आपको ज्वाइन नहीं करवाने दे रहा है। हाँ। क्या मैं हाँ। विजिबल हूँ? हाँ, ओके फाइन। चंदन भाई को एक बार। चंदन भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप वीडियो पर आ जाएं। शायद आपने कर लिया है ज्वाइन, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। चंदन भाई, आप यहाँ हैं? वो दिखाई तो दे रहे हैं, अब उनको कैमरा फ्रंट करना पड़ेगा शायद। क्या यहाँ पर हमारे जो ऑडियंस के लोग हैं उन्हें हम तीनों लोग दिख रहे हैं क्या? मुझे आज दिख रहे हैं अच्छा, पहली बार। मुझे मुझे अभी बस प्रीति दिख रही है, बट आई एम श्योर रिकॉर्डिंग के समय पर सभी लोग दिखेंगे। अब दिखाई दे रहे हैं चंदन सर। ठीक है। नमस्कार। नमस्ते चंदन भाई, कैसे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। आप शायद वॉल्यूम बटन अपना देखें। नहीं आ रही है। आप रीजॉइन भी करके देख सकते हो, अभी तो हमारे पास समय है 4 मिनट। विमल वो वापस गए हैं चंदन ठीक सर। है। हेलो विमल। हेलो सुधीर। हेलो चेतना। हेलो प्रिया। हेलो एहसास। आप हमारे साथ बने रहें। चंदन भाई अभी आए थे, लेकिन शायद किसी ग्लिच की वजह से वो वापस ज्वाइन करेंगे। चंदन भाई अभी चले गए हैं या हैं हमारे साथ? नहीं, वो यहाँ नहीं है। अच्छा, तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट भी भेज नहीं पा रही हूँ ना। व्हाट्सएप पर उनसे मैं कोशिश करती हूँ। हाँ। हाँ, उनकी रिक्वेस्ट आई है।
शायद आ गए हैं क्या? जी। आवाज अभी भी नहीं आ रही है? अभी भी नहीं आ रही है आवाज। फोन का वॉल्यूम पूरा ऊपर है, पूरा है क्या? क्योंकि मैं तो चंदन भाई को एक्चुअली देख नहीं पा रही हूँ, तो मैं मतलब नहीं, वो दिख रहे हैं बिल्कुल एकदम स्पष्ट, पर उनकी आवाज नहीं आ रही है। चंदन भाई आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? वो सुन पा रहे हैं हमें, क्या पर आवाज क्या हमें वो किसी ईयरफोन या किसी नहीं। डिवाइस का यूज कर? नहीं। आई थिंक हाँ, उन्हें। आप ये ईयरफोन हटा दीजिए, लगे हुए थे। अब हाँ, अब आ रही अब है। आवाज आई है। आ रही है। हाँ, तो ईयरफोन जो है वो जो है बदमाशी कर रहा है। ठीक कोई बात नहीं। है। हाँ, जी। कैसे हैं तो चंदन आप नहीं भाई? दिखेंगी निशु, आप नहीं दिखेंगी क्या? आपको ये कई बार ना ऐप में कुछ ग्लिच रहता है कि दो ही लोग दिखते हैं कभी तो, और कभी तीनों दिखते हैं, लेकिन जब अपना लाइव खत्म होगा तो अपने पास तीनों लोग होंगे। आई थिंक आप शायद प्रीति को देख पा रहे हैं और हम मुझे ऐसा सुन पा रहे हैं। भी कर जी सकते हैं कि मैं दोबारा से ज्वाइन करूं, फिर आप दोनों को दिखने लगेगा, मुझे फिर दिख जाएगा। अच्छा, ट्राई करूं? ट्राई कर ले। ठीक है, एक लेकिन मैं अभी चंदन भाई को नहीं देख पा रही हूँ, हालांकि शायद आवाज तो मैं सुन पा रही हूँ। चार लगभग बज ही चुके हैं। आप सभी को नमस्ते। बस 1 मिनट की और बात है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे तीनों सदस्य चंदन भाई, प्रीति और मैं एक साथ यहाँ आए। शायद क्या मैं दिखाई दे रही हूँ? हाँ, आप दिख रही हैं। हाँ, प्रीति के ऊपर एक डायलॉग बॉक्स है, तो प्रीति भी दिख रही है। ठीक है। तो मैं शायद किसी को नहीं दिख रही हूँ। पहले मुझे प्रीति दिख रही थी, लेकिन अभी मुझे प्रीति भी नहीं दिख रही है, पर मैं आपको सुन पा रही हूँ। तो अभी जी अपन इसी से काम चला दें। हाँ, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो अपन तीनों जो है, आई थिंक जब हमारा लाइव ओवर होगा तो उसमें हम शायद दिख पाएंगे एक दूसरे को। तो सबसे पहले तो चंदन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है गपोड़िए के आज के लाइव सेशन में। और हमारा आज का जो थीम है, जो लगभग पिछली इतने दिनों से जो श्रृंखला चली आ रही है, वो है साहित्य, बाल साहित्य, भाषा, शिक्षा और समाज। और हम इसके तहत ही अपने कुछ दोस्तों से, साथियों से, जो जमीनी स्तर पर और विभिन्न और तरीकों से शिक्षा के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, सामाजिक मुद्दों पर या अन्य विभिन्न वजहों से साहित्य में काम करते आ रहे हैं, हम यहाँ उन सभी को बुलाते हैं, उन सभी का यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है चंदन भाई गपोड़िए की ओर से। थैंक यू, मैं थैंक नीतू और यू। प्रीति भी मेरे साथ है। तो क्योंकि हमारे कुछ दोस्त हमसे जुड़ चुके हैं, तो हम चंदन भाई का एक छोटा सा परिचय, जो नाकाफी ही होगा अगर हम कितनी भी पंक्तियां कहें, वो आप सबके सामने रख देते हैं। तो चंदन भाई चंदन यादव एक अनुभवी शिक्षाविद और कहानीकार हैं, जिन्होंने शिक्षा, साक्षरता, बाल साहित्य के क्षेत्र में 2 दशकों से अधिक का समय दिया है। उनके करियर में शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास और पाठ्यपुस्तक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण योगदान शामिल हैं। चंदन यादव ने लगभग 20 साल एकलव्य के साथ काम किया, जहां उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयासों को गहराई से समझा और संवारा। उनके साहित्यिक योगदान में भी उतने ही प्रभावशाली कार्य शामिल हैं। चकमक, प्लूटो और साइकिल जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उनकी 60 से अधिक कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी लेखनी बच्चों, समाज और शिक्षा की गहरी समझ को दर्शाती है।
उन्होंने रूम टू रीड के लिए 7 किताबें, एक तारा के लिए 2 किताबें और एनबीटी के लिए 1 किताब लिखी है। एक नई किताब जल्द ही एकलव्य से प्रकाशित हो रही है। फिलहाल चंदन यादव एजुकेट गर्ल्स लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन और एकलव्य के साथ अलग अलग प्रकृति के काम कर रहे हैं। बच्चों के साहित्य, भाषा, शिक्षा और समाज पर उनकी सोच शिक्षकों, माता पिता और शिक्षा के प्रति समर्पित सभी लोगों को प्रेरित करती है। ये परिचय तो हमने चंदन भाई का दे दिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही नाकाफी परिचय है। तो चंदन भाई, अगर आप कुछ ऐसा है जो जोड़ना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं कि आप हमारे दोस्तों और साथियों को एक बार अपने विषय में थोड़ा और कुछ जरूर बता दें। नहीं, काफी है, मतलब बातचीत करने के लिए तो एक दूसरे के नाम जानना ही पर्याप्त है। जी, थैंक ये यू। वो तो बिल्कुल सही। इतना सारा बोला। तो जी अब हम समय जाया ना कर दे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा ही है। हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो हम बिल्कुल आपके बचपन से शुरुआत करना चाहेंगे। हम जानना चाहेंगे कि क्या आपके शुरुआती अनुभवों में शिक्षा और लेखन को लेकर आपकी रुचि को किस तरह से आकार मिला। आपके बचपन की अगर कुछ बातें आप हमारे साथ साझा कर पाए। तो मैं अपने बचपन के बारे में बताऊं, इससे पहले मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा जो बचपन है, मेरे जैसे हजारों लोगों का बचपन रहा होगा। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि आज से 50 साल पहले के बचपन के बारे में जानकर आज के बचपन के बारे में हम कोई निष्कर्ष निकाल सकें, ये भी थोड़ा मुश्किल होता है। पर कुछ मोटे मोटे अंतर हैं जो मुझे दिखते हैं। जैसे आ, उस समय जो है हमारी जिंदगी का बहुत कम हिस्सा स्कूल और शिक्षा ने घेर रखा था। और अब तो जो है आज के बच्चे बच्चे के माँ बाप की जगह भी स्कूलों ने घेर रखी है। मैं 40% लेके पास होता था तो घर में मिठाई बंटती थी। अब 95% कोई लेके आता है बच्चा और सुसाइड कर लेता है। तो इतने बिल्कुल। सारे फर्क है। मतलब शिक्षा और स्कूल बहुत हावी है। आ, मुझे एक इस सवाल का एक मतलब इस सवाल के पीछे एक समझ ये भी लगती है कि हम ऐसा समझते हैं कि बचपन जो है आने वाले किसी समय की तैयारी है। तो ऐसा नहीं है। पर आपको है ना उसके जो सूत्र है बहुत सारी जगहों पे दिखते हैं। आप मतलब अगर आ, बड़े लोगों के प्रसंग पढ़ें तो आखिर में लिखा होता है कि यह वही बालक था जो आगे चलकर भारत का अमुक 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 बना। बिल्कुल। तो, तो इस तरह की बात है। इसलिए मुझे लगता है कि मतलब वो सामान्य है। बचपन में आपको जिस तरह के अनुभव मिलते हैं वो जरूरी नहीं कि आपको एक खास दिशा में ले जाएं। जैसे मान लीजिए मुझे और मेरे एक और भाई को एक ही तरह का अनुभव मिला, एक ही तरह की परवरिश हुई, पर हम दोनों अलग अलग व्यक्ति में बदल सकते हैं। बिल्कुल। पर एक एक बचपन में एक फायदा ये था कि चूंकि स्कूल ने बहुत जगह नहीं घेरी थी, शिक्षा उतनी बड़ी चिंता नहीं थी, माथे पे कोई टैग नहीं लगा था कि इंजीनियर बनना है या कुछ बनना है, तो आजादी बहुत थी। आजादी बहुत थी, घूमना फिरना, नदी नहाना, तमाम चीजें थी। आ, और जब पढ़ना सीखा तो हरदा में एक बहुत समृद्ध पुस्तकालय था नगर पालिका का। तो उससे आप किताबें पढ़ सकते थे। और वो अब नहीं है, पता नहीं अब सरकारें क्या सोचती हैं, पर वो हर जगह हो तो काफी अच्छा हो सकता है। जी, लेकिन जैसे आपने अपने बचपन के बारे में बताया कि नदी नाले थे, एक बहुत बड़ा हरदा का पुस्तकालय था, कितने सारे अनुभव थे। क्या आपको नहीं लगता कि अभी हमारी जो बचपन की दुनिया है वो बहुत ही सीमित हो गई है, और वो इतनी सीमित हो गई है जहां पर अनुभवों की अगर हम बातचीत करें, वो अनुभव हम उस तरह के बचपन से बिल्कुल अलग तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर जिस तरह का एक्सपोजर होना चाहिए था बच्चों के लिए खास तौर पर, वो कहीं ना कहीं नदारद नजर आता है। हाँ, मतलब ये मेरा एक अवलोकन है अभी जी के जी इस वक्त में। जी, बिल्कुल है। उसमें असल में विविधता नहीं है उस तरह की। अब जी एक तरह से एक सूत्री बचपन है जो बहुत सा जो है स्कूल में और होमवर्क करने में जाता है, ट्यूशन में जाता है। तो हमारे दौर के बच्चों के पास
इफरात से समय होता था। हाँ तो हाँ वो एक अंतर है। और बहुत से लोग कहते हैं कि बचपन के अनुभव बार बार आपके लिखने में लौट के आते हैं। बिल्कुल। तो ये बात एक हद तक मुझे सही भी लगती है, पर एक ही जैसे अनुभव लेने वाले दो आदमी, एक कोई कहानीकार बन सकता है, दूसरा ठग बन सकता है। तो बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो हम्म, एक ही दिशा में जाते हैं, जी ऐसा कुछ नहीं। हम्म, बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मतलब ये तो है ही, जैसे हम कहते हैं कि अक्सर हम अपने माता पिता को कहते हुए सुनते हैं कि हमारे हाथों की पांचों उंगलियां अगर सेम नहीं है, एक जैसी नहीं है, तो फिर एक ही घर में पैदा होने वाले अलग अलग बच्चे भी एक जैसे होंगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, खास तौर पर क्योंकि सबका नजरिया अलग है, परिप्रेक्ष्य अलग है, अनुभव एक जैसे होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ अलग तलाश ही लेते हैं। अब प्रीति आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं, नहीं, मैं बस आपने बोल दी मेरी बात जो मैं पूछना चाह रही जी। थी। हाँ। इसके मतलब अभी आपने एक बिंदु कहा जिसमें आप कह रहे थे कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लिखना शुरू करते हैं अभी बड़े होकर, तो हमारे बचपन की बहुत सारी चीजें लौट लौट कर उस लेखन में आती हैं। तो ये ऐसा कहने के पीछे आपकी कोई खास वजह, मतलब ऐसा हमने भी देखा है, लेकिन आपका परिप्रेक्ष्य हम आज सुनना चाहेंगे। तो देखिए, मतलब जब जब हम लिखते हैं तो वो कभी भी पूरा, अगर वो सच्ची बात भी है और तथ्यपरक भी है, तो लिखते समय वो पूरा पूरा उस रूप में नहीं होता। उसमें बहुत सारी कल्पनाएं और एक दूसरे सूत्रों को जोड़ने वाली चीज होती है, हम अपने तरफ से भी कुछ जोड़ते हैं। तो उस सब से मिल के कुछ बनता है। पर वो अनुभव एक तरह से आधारभूत सामग्री के रूप में जो है काम आते हैं। जी। तो अगर मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊं तो आपके जो अनुभव रहे बचपन के, जो भी आपने भी साझा किए, उन्होंने किस तरीके से आप जिस जिस भी तरह आप काम कर रहे हैं, अभी बहुत सारी कहानियां आप लिख रहे हैं, बहुत सारे अध्यापक प्रशिक्षण के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, उसमें किस तरीके से आपकी मदद कर रहे हैं वो अनुभव? मैं देखिए, ये एक एक तरह से ना अनुभव, मतलब अनुभव ना कहें, हम कहें अनुभवों की विविधता। जी। तो जब हम्म, आप कई तरह के लोगों से मिलते हैं, कई तरह के काम करते हैं, तो एक एक समग्र दृष्टि आपकी बनती है। और उसके अभाव में असल में वो चीजें छूट जाती हैं, और एक तरह से व्यक्ति जो है ना इकहरा और अकेला हो जाता है। तो उस तरह की चीजें आपको ताकत देती हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो, लिखना ही नहीं, हम्म, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसी संकट में पड़े हैं, तो आपके काम आते हैं। बिल्कुल। तो जो अभी हाल फिलहाल में जो बाल साहित्य का निर्माण हो रहा है, उस वो किस तरीके से उसको अनोखा बना रहा है? मतलब कैसे वो पुराने जो बाल साहित्य जो रचा जा रहा था और जो अब रचा जा रहा है हाल फिलहाल में, वो कैसे उससे अलग है और अनोखा है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अलग है। तो जैसे आप पहले लिखने वाले कुछ चुने हुए नाम या पत्रिकाओं पे गौर करें। मैंने इकतारा में रहते हुए एक दौर में जो पुरानी पत्रिकाएं हैं, वानर है, बालक है, बाल सखा है, वो हमारी एक तरह से बच्चों की पहली पत्रिकाएं हैं। हम्म, और निरंकार देव सेवक है, श्री प्रसाद हैं, ये एक तरह से हमारे पुराने लेखक हैं, बाल साहित्य के पूर्वज हैं। तो इनको देखते हुए मैंने पाया कि इनमें जो है ना, इनमें सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ ग्राह्य नहीं है। हम्म। वो एक तरह से अपने समय की चीजें हैं, और आपको किसी बड़े बाल साहित्यकार में भी अच्छी रचनाएं खोजनी होंगी, तो आपके पास उनकी 100 कविता होंगी, तो आप 10 कविताओं का संकलन बना सकते हैं आज, हम्म, है ना। और ऐसा ही, मतलब हमने जब छापा, मतलब पुराने लोगों को, जैसे निरंकार देव सेवक हैं, तो किया। तो ऐसा नहीं होता है कि किसी व्यक्ति की सारी रचनाएं अच्छी हो। तो बिल्कुल। है ना। तो अब जैसे अनोखा बनना है या विशेष बनना है, तो वो असल में बाल साहित्य की ही बात नहीं है, वो पूरे साहित्य की बात है। तो अनोखा क्या बनाएगा? उसको अनोखा बनाएगा उसका नयापन,
उसमें उसका कहन जो है नया हो, उसकी भाषा में नए प्रयोग हो, उसमें नई भाषा बनी हो, वो नए तरह के अनुभव देता हो, है ना, कुछ अच्छी प्रस्तावनाएं आपके सामने रखता हो, और सबसे बड़ी बात की पढ़ने में मजा आता हो, बिल्कुल तो वो अच्छा बिल्कुल। साहित्य होगा। तो जैसे पहले जब मैं पढ़ा करती थी और हमसे हमारे अध्यापक लिखने के लिए बोलते थे, तो वो भाषा और जो जिस भाषा में मैं बोलती थी, या जो भाषा मेरे घर में बोली जाती थी, हिंदी का एक रूप था वो। तो वो कहते थे कि आप उस भाषा में नहीं लिख सकते हैं जिस भाषा में आप बोलते हैं। तो लिखने की भाषा और बोलने की भाषा दो अलग बातें हैं। और आजकल का जो साहित्य हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो मुझे देखने में मिल रहा है कि जो आम बोलचाल की भाषा है, जो किसी गांव बीहड़ में बोली जाती है, उसको भी मुख्य साहित्य, मुख्य धारा के साहित्य में जोड़ा जाने लगा है। तो इस पर आपका क्या विचार है? इससे किस तरीके के मतलब सकारात्मक प्रभाव शायद बच्चे के पठन पाठन पर पड़ते होंगे? देखिए, ये मतलब ये आज की बात नहीं है। जैसे जो अच्छा साहित्य है उसमें हमेशा से लोगों की भाषा और आम बोलचाल की भाषा रही है। आप प्रेमचंद को देखिए, आप रेणु को देखिए, तो और वही साहित्य लोगों ने पसंद किया है जो उनकी अपनी भाषा में है, उनके अपने जीवन को दिखाता है। तो और शिक्षा ने, मतलब असल में शिक्षा ने ये रास्ता ही नहीं लिया। शिक्षा ने एक तरह से जो है आप जैसे हिंदी और उर्दू के अलग होने का इतिहास देखें, है ना, फिर आप हिंदी को हिंदी बनाया गया, ये सब भी आप जानती होंगी। तो शिक्षा में इस तरह के प्रयास ज्यादा हुए कि उसमें अलगाने की कोशिशें ज्यादा हुई कि ये हिंदी है, ये हिंदी नहीं है, ये उर्दू है, ये फारसी से आया शब्द है, ये अंग्रेजी से आया शब्द है, आपने शायद क्यों लिखा, आपको कदाचित लिखना था। तो इस तरह के मसले हैं जो उसको जीवंत नहीं होने देते शिक्षा की भाषा को। और अगर आप देखें, मतलब ना, ये शुद्धता कोई ऐसी कोई मंदिर थोड़ी है ना भाषा, बिल्कुल वो बोलचाल की चीज है, हम लोगों के संप्रेषण की चीज है। तो उसमें शुद्धता और अशुद्धता के सवाल नहीं होते। अगर आप देखें तो आपको जो मानक हिंदी जिसको बोलते हैं, वो आपने अगर हिंदी के राजपत्र देखे होंगे तो उसमें मिलती है। जी तो उसके आप 4 वाक्य पढ़ के आप समझ नहीं सकते कि क्या लिखा है, आपको अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगी उसको समझने के लिए। तो देखिए, एक असल में एक भाषा कोई भी अपने आप में उस तरह से शुद्ध नहीं होती, बल्कि भाषा की एक तरह से मैं उसमें से देखता हूँ, डिग्री में देखता हूँ, है ना, कि वो 100 डिग्री की हिंदी है, मतलब वो राजपत्र की भाषा है। वो बीच में 50 पे कहीं है ना, तो वो सब लोगों की भाषा है, इस तरफ कहीं है। तो आपको इस तरह की हिंदी की वैरायटी आपको सारे देश में मिलेगी। बम्बई की हिंदी अलग है, रायपुर की हिंदी अलग है ना। तो वो सब चीजें हैं, और वो सब चीजें साहित्य में आना चाहिए, तो वो लोगों को अपनी लगी और आती भी है। कुछ अच्छे लोग हैं, अब कोशिश करते क्योंकि हैं। आप बात कर रहे हैं भाषा की, साहित्य की, और आपने ये भी कहा कि कैसे भाषा जो है संप्रेषण का माध्यम हमेशा से रही है, और हम देखते हैं कि कैसे भाषा लगातार हमारे समाज को जो है प्रभावित करती रहती है। और अक्सर हमने ऐसे उदाहरण भी देखे हैं जब समाज भी भाषा को प्रभावित करके उसके अंदर बदलाव लाने के प्रयास करता है। जिसका एक उदाहरण हम कहें तो वो ये है कि जहां मानक हिंदी या स्कूली हिंदी को या स्कूली भाषा को अलग कर दिया जाना सामाजिक भाषा से। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं या कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसने पुरजोर रूप से कोशिश की है कि ये जो भाषा है वो समाज के एक खास वर्ग से हमारे पास आए, बजाय कि जो हमारी लोक भाषा है उसके साथ रहे। मुझे लगता है कि ये काम शिक्षा ने ज्यादा किया। शिक्षा, क्योंकि चूंकि शिक्षा खुद भी ना एक स्ट्रक्चर है, कहें हम, है ना, और उसमें जो सारी बातें हैं वो एक तरह से गिवन है, एक तरह से प्लान्ड है। बिल्कुल। जैसे उसमें विषयों की किताब होती है, उसमें विषयों को समझने का एक साल होता है, बीच में टेस्ट होते हैं, आपको पास करना पड़ता है, फेल करना पड़ता है।
तो उस तरह से शिक्षा एक बंधी हुई चीज है, तो उसमें विषय भी स्वाभाविक है कि विषय भी बंधा होगा। जी। तो आप अगर हिंदी को उर्दू से अलग करना है, आपको हिंदी और अंग्रेजी को अलग भाषा कहना है, तो आप आप उसको करेंगे, पर वो कई बार इस हद तक हो जाता है कि फिर वो एक तरह से लोगों के लिए संप्रेषणीय नहीं रह पाता। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो अब चूंकि आप ऐसी जगह पर काम करते रहे हैं जहां आपने पुस्तक विकास में पाठ्यक्रम का विकास के अंदर काम किया, अध्यापकों के प्रशिक्षण में काम किया, इसके अलावा आप पाठ्यक्रम का भी विकास करते रहे हैं, तो इन चीजों ने जो अभी तक की चलती आई हुई धाराएं हैं, उनको आपने किस तरह से मोल्ड किया, किस तरह से बदलाव लेकर आए, या वहां पर कौन से ऐसे तत्व हैं जिन्होंने हमारी आज की शिक्षा को थोड़ा सा अनुभव आधारित शिक्षा के रूप में या बच्चों पर आधारित शिक्षण के रूप में जो है प्रभावित किया? ऐसा कुछ आप, क्योंकि इतना कुछ काम करते रहे हैं, हमने देखा है कि आपकी कुछ कहानियां जो है एनसीईआरटी की किताबों में है, या आपने अभी बहुत सारी एससीईआरटी की किताबों के साथ भी आप काम करते रहे हैं, तो वो जो बदलाव है वो किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहे हैं, किस तरह से प्रभाव डाल रहे हैं हमारी आज की शिक्षा पे, खासतौर से जब हम बात करते हैं एनईपी 2020 की, या जो हमारा एनसीएफ बात करता है, या विभिन्न तरह के ऐसे शैक्षणिक जो हमारे पत्र हैं उनके विषय में। और जब आप इस सब को करते हैं तो उसमें कुछ चुनौतियां भी आती ही होंगी, तो अगर आप कुछ उन चुनौतियों पर भी चर्चा कर सकें हमारे लिए। तो जैसे मैं एक स्टेट में एक कोर्स बना रहा था, मतलब मैं था एकलव्य की तरफ से, मैं था, मेरे साथ मेरे और दोस्त भी थे, सुबू थे। तो हम जो है वहां पे मजाक करते थे, जो डॉक्यूमेंट है हम जो लिखते थे, तो हमने एक खेल वहां खेलना शुरू किया कि हम ये शब्द इसमें यूज कर रहे हैं, और वो शब्द जो है हिंदुस्तानी शब्द होते थे, जैसे हम कदाचित नहीं लिखते थे, हम शायद लिखते थे, है ना। और फिर हम ये कहते थे कि इनका जो विशेषज्ञ है कल इस पे जो है लाल स्याही से कटपीट लगा के उसकी जगह मानक हिंदी लिखेगा, और अगले दिन हम वो देखते थे। तो इस तरह के आग्रह ना भाषा को लेके शिक्षा में पता नहीं क्यों आ गए हैं, और वो बहुत रहे हैं, और वो कुछ स्टेट में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, कुछ स्टेट में कम देखने को मिलते हैं, पर उस तरह के आग्रह हैं। और अब चूंकि 2014 के बाद उसमें एक और आग्रह जो है सांप्रदायिकता, है ना, सांप्रदायिक हिंदुत्व का आग्रह, वो शामिल हो गया है, तो स्थिति और विकट हो गई है। मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, पर ऐसे बड़े प्रकाशक हैं कि आपकी कहानी में अगर कोई रजिया है तो वो कहेंगे कि नहीं, इसको तुम सरला कर लो, कहानी तो अच्छी है। तो बात इतनी बुरी हो चुकी है बात। और कहीं ना कहीं बात का बहुत प्रभाव भी पड़ता है बच्चों पर भी, कि हमारे जो किताबें हैं, नाम जो है अक्सर पहले इस पर कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन मेरे अपने पठन पाठन के पूरे इस वर्षों के दौरान हमने देखा कि अक्सर जो है नाम जो है खास तरह के ही मिलेंगे, या एक खास जाति के मिलेंगे, या एक खास धर्म से मिलेंगे, जबकि नाम जो है वो विभिन्न प्रदेशों से आने चाहिए, विभिन्न धर्मों से आने चाहिए। इससे बच्चों के लिए खास तरह की, मतलब उनके साथ एक जुड़ाव रिश्ता बन जाता है एक तरह का, जैसे कहें हम। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। महत्ता है। अगर आप एकलव्य के और एकतारा के प्रकाशन देखें तो उनमें काफी कोशिशें हुई है इस तरह की, चित्रों के स्तर पे भी इस तरह की कोशिशें हुई है, और सामग्री के स्तर पे भी इस तरह की कोशिशें हुई है। तो प्रयास तो है, पर बहुत बहुत नाकाफी है। मतलब 100 चकमक 100 साइकिल अगर हमारे देश से निकले तब शायद हम इस जगह को भर पाए, अभी तो बहुत बहुत ही छोटे हैं। तो इसके
आप किस तरह के जो सुझाव हैं वो दे सकते हैं हमारे साथियों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को, क्योंकि यहाँ गपोड़िए पर जो है बच्चे भी जुड़ते हैं, अभिभावक भी जुड़ते हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं भी जुड़ते हैं, और भी सभी लोग जो अब वयस्क हैं या बच्चे हैं और एक कहानियों से या साहित्य से अपना एक जुड़ाव रखते हैं, तो उनके लिए हम ऐसी कौन से मतलब सुझाव हैं जो आप दे सकते हैं, चाहे वो साहित्य के नजरिए से हो, चाहे वो भाषा के नजरिए से हो, क्योंकि आपका इतना गहरा काम है भाषा के ऊपर, तो वो बहुत जरूरी है। इससे इतर कि हमारी राज्य सरकारें या हमारी सरकारें, अलग अलग तरह की सरकारें हमें किस तरह के आग्रह कर रही हैं हमसे, पर ऐसा क्या है जिसे शामिल किया जाना चाहिए? मुझे दो तीन चीजें लगती है। जी एक तो जो है हमारी जो बचपन की अवधारणा है जी वो अभी बहुत लिमिटेड है और एक तरह से दूषित है। जी तो अगर आप देखें तो भारत में आप बचपन की अवधारणा को कैसे समझेंगे, मतलब ना इतनी सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं, इतनी सारी जातियों और समुदाय से आने वाले बच्चे हैं, इतने सारे अलग अलग परिवेश और भूगोल में रहने वाले बच्चे हैं। जी। तो आप ऐसे बच्चों कह के आप जो है ना उसको एड्रेस नहीं कर सकते, है ना। वो एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि वो एक इंडिविजुअल वो है। तो उस चीज को समझना। दूसरा मुझे ये लगता है कि जो हमारी सीखने की अवधारणा है वो काफी पुरानी है ना। तो हम ऐसा मानते हैं कि सिखाया जा सकता है जी। पर जो सीखने की नई जो अप्रोच है उसमें ये, जैसे आप एनसीएफ 2005 भी देखेंगे तो शिक्षक के लिए कहा गया है कि शिक्षक जो है अब उसकी ये भूमिका है कि वो ज्ञान का सह निर्माता है। मतलब उसे ये नहीं कह रहे कि वो दाता है, बल्कि वो ऐसा व्यक्ति है जो सीखने वाले के साथ मिलके ज्ञान का निर्माण करेगा। तो एक तो पर अभी भी लोगों को ये लगता है कि सीधी तरह से, मतलब ना सीधी तरह से बात कहने से मतलब लोग सीखते होंगे। जबकि जो सीखने की नई अप्रोच है उसमें ये भी माना जाता है कि एक तरह से ये जो रिसीव करता है, हम कुछ भी रिसीव करते हैं वो सब लोग एक जैसा रिसीव नहीं करते हैं। मतलब मैंने एक कहानी सुनी, आपने एक कहानी सुनी, निशु ने एक कहानी सुनी, तो हम उसको अलग अलग तरह से रिसीव कर सकते हैं, उसकी अलग अलग मीनिंग मेकिंग कर सकते हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है। और साथ में मुझे ये भी लगता है कि जैसे मान लीजिए ना हम कहीं जाते हैं कि एक हम खास मंजिल पे पहुंच गए कि ये माइलस्टोन है, यहाँ पहुंच गए, तो सीखना वैसा नहीं है। सीखना एक तरह से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे हमारे शरीर में रक्त का संचार हो रहा है, वैसे ही हमारी पांचों इंद्रिय से बाहर की चीजें लगातार रिसीव कर रहे होते हैं, और उससे हम कुछ चीजें ग्रहण करते हैं, कुछ चीजें ग्रहण नहीं करते हैं। और जो हम नहीं करते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे कुछ ऐसे अनुभव हैं जो हमें उसको ग्रहण करने नहीं देती, है ना। जैसे मान लो एक कट्टर ईसाई है, तो वो ईसाइयत के खिलाफ कोई बात होगी तो वो रिसीव नहीं करेगा उसको, सुनेगा वो भी पर वो रिसीव नहीं करेगा। तो इस तरह की प्रक्रिया होती है सीखने में। तो ये समझने की जरूरत है कि वो कोई किसी मंजिल पे पहुंचने जैसा नहीं है ना। हम जो है साथ मिलके जो है बातचीत करते रह सकते हैं चीजों पे, समझते रह सकते हैं चीजों को, पर उसको ऐसे नहीं देख सकते कि वो कोई मंजिल है। तो दो ही, एक तो बचपन की अवधारणा हुई, एक सीखना हुआ, है ना। तीसरा, शिक्षा का भी बहुत सीमित अर्थ लगाया जाता है। मतलब आपको कोई टटोलना चाहे कि आपकी क्या हैसियत है ना, तो वो मुख्य तौर पे ये सवाल होता है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, है ना। आप कहाँ से पढ़े हैं, है ना। आपने क्या पढ़ाई की है। तो शिक्षा का मतलब इस तरह भी एक तरह से सीमित करके लोग देखते हैं कि वो कौन सी डिग्री आपको मिली हुई है ना। तो एक तरह से व्यापकता में सीखना और उसको जो है विस्तार में सीखना, वो सब चीजें नहीं है। तो ये तीन चीजें हैं जो एक तरह से बच्चों के लिए लिखने वाले को भी प्रभावित करती है और पेरेंट को भी प्रभावित करती है। तो मुझे लगता है कि इन
3 चीजों पे, बचपन पे, सीखना पे और शिक्षा पे, इन 3 चीजों पे लोगों को समझ बनाना चाहिए, इसको गहराई से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो और वो बच्चों के लिए, लिखने वाले के लिए तो मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तारा में एक तरह से संपादक की भूमिका में रहते हुए मैंने ये काफी महसूस किया है रचनाओं में कि इन 3 चीजों की समझ का अभाव जो है ना, रचना को कई बार अच्छी नहीं बनने देता। बिल्कुल जी। तो क्योंकि आप जैसे यहाँ पढ़ने की बात कर रहे थे, अक्सर हमने देखा है कि चूंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं या थोड़ा बहुत साहित्य को जानते हैं, तो हम में से कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चाहे हमारे धर्म ग्रंथ और हमारी पुरानी कहानियां कितनी भी बात करें हमारे लिखने और पढ़ने की, लेकिन अभी हम कहीं ना कहीं उस पढ़ने की जो हमारी रोज की आदत है उससे हम थोड़े दूर हैं। उन लोगों की बात नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पर जो लगातार पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको किसी तरह का एक्सपोजर मिला और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। लेकिन अगर हम वैसे देखें, चाहे विद्यालय में शिक्षक हों, चाहे हमारे अभिभावक हों, चाहे जो बच्चे हैं वो हों, मतलब वो अगर पढ़ भी रहे हैं तो बहुत ही सीमित और एक खास तरह का पढ़ रहे हैं। तो उसके विषय में आपका क्या कहना है? और अगर हम पढ़ने की एक आदत को विकसित करना चाहते हैं तो वहां किस किस तरीके की चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये आप जरूर हमें बताएं। तो आपने एक तारा से एक किताब है कृष्ण कुमार की, पूरी पढ़ने पे केंद्रित है, पढ़ना जरा सोचना, यही नाम है ना? तो आपने अगर वो किताब पढ़ी होगी तो उसके फ्लैप में लिखा हुआ है ना, कि जो पढ़ना जानते हुए भी, जो पढ़ना नहीं जानते हम उनको अनपढ़ कहते हैं, और जो पढ़ना जानते हुए नहीं पढ़ते, जो पढ़ना नहीं जानते उनको अनपढ़ कह के हम, जो जानकर भी नहीं पढ़ते उनके लिए, उनको क्या कहें, इसके लिए कोई शब्द नहीं छोड़ रहा है ना? तो पढ़ना जानते हुए नहीं पढ़ना, ये काफी है आजकल, और उसके पता नहीं क्या कारण है। मुझे कई बार ये लगता है कि जिस तरह के ऑडियो और वीडियो देखने का एक तरह से सोशल साइट पे बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ना चलन, उसने जो है रिप्लेस किया है शायद पढ़ने को। एक तरफ तो ये लगता है, दूसरी तरफ मुझे ये लगता है कि किताबों की बिक्री के नजरिए से देखें तो वो बढ़ी है। आप बाल साहित्य के प्रकाशकों से बात कीजिए, आप देखिए किताबें खरीदी जा रही हैं, मतलब पढ़ी जा रही हैं। तो इसको किसी एवरेज या औसत में तो नहीं देख सकते, पर हम ये देख सकते हैं कि पढ़ने वाले भी बढ़ रहे हैं और नहीं पढ़ना भी बढ़ रहा है। मतलब ये दोनों तरह से हो रहा है। और इसका कोई इसके आंकड़े तो हमारे पास नहीं है, पर ये दिखता है। और बहुत ही मतलब स्पष्टता से दिखता है जो आप बात कर रहे हैं कि एक वो है जो लगातार पढ़ रहे हैं तकनीक की मदद से, और फिर वो लोग भी हैं जो प्रकाशकों के पास या हमारे जो बुक फेयर लग रहे हैं, पुस्तक मेले लग रहे हैं, या अलग अलग प्रकाशकों की जो जगहें हैं वहां जाकर खरीद रहे हैं, ऑनलाइन भी खरीद रहे हैं। लेकिन फिर भी ये देखने को हमें लगातार मिलता रहता है कि इतना पढ़ना देखने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है कि लोग तो पढ़ ही नहीं रहे। ये और जो पढ़ भी रहे हैं, जैसे अभी चंदन जी ने बोला था कि लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो मेरी जो समझ ये बनती है इस चीज के ऊपर कि जैसे बहुत सारे लोग अभी रील्स देख रहे हैं, है ना? आपने रील्स का भी जिक्र किया था कि छोटी छोटी वीडियो देखते रहते हैं, उससे उनका जो अटेंशन स्पैन है कि कितनी देर एक चीज पर ध्यान दे सकते हैं, वो भी कम हो रहा है। एक तो ये वजह है। और अगर हम बात करूं, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, मेरे मन में बहुत देर से एक उत्सुकता है कि आपके अनुसार किस तरीके से पढ़ना, जो अगर हम अलग अलग तरीके का साहित्य पढ़ते तो उससे हमारे अंदर एक क्रिटिकल एनालिसिस करना, चीजों का, जो अगर कोई चीज मेरे धर्म से जुड़ी हुई है तो उसको लेकर एक खुलापन की ठीक है, ये जो बात बोल रहे हैं उसमें अगर कुछ गलत है तो मैं उसको मान जाऊं, उसको एक्सेप्ट करूं। तो आपको क्या लगता है कि कैसे जो साहित्य है
वो इस ये जो दूरी है कि अगर मैं कोई चीज पढ़ रही हूँ उसको मैं रिसीव नहीं कर रही हूँ, और अगर मैं रिसीव कर भी रही हूँ तो उसको नेगेटिवली ही ले रही हूँ कि ये तो मेरे ऊपर ही कटाक्ष किया गया है। हम्म। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि किस तरीके से साहित्य इस दूरी को पाट सकता है? देखिए, मुझे मुझे तो ये लगता है कि मैं मतलब जितना भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, वो इसलिए जानता हूँ कि मैं पढ़ता रहा हूँ, पढ़ने की आदत रही है, काफी पढ़ता हूँ। आजकल मेरा भी छूट गया है, मैं फिल्में बहुत देखता हूँ। अ, पर देखिए, वो एक तरह से ना आपको आपको संवेदनशील बनाता है। हम्म। आपको आपको ऐसे लोगों के अनुभव की दुनिया में ले जाता है जिनसे आप अदरवाइज जीवन में नहीं मिलेंगे, है ना? हम्म। जैसे आप तिब्बत के किसी आदमी से नहीं मिलेंगे, या आप, है ना, आप एस्किमो से नहीं मिलेंगे कभी, ये हो सकता है ना? पर आप पढ़ते हैं तो आपको तरह तरह के चरित्रों से, उनकी समस्याओं से, उनके अनुभवों से, उनके विचारों से मतलब आप रूबरू होते हैं। जी। और वो एक तरह से आपका नजरिया जो है वो ब्रॉड करता है, दुनिया को देखने की हम्म। दृष्टि जो है बड़ी करता है, आपकी खिड़की बड़ी करता है। हम्म। तो इस तरह से वो आपको प्रभावित करता है, और बहुत से लोग स्वीकार करते हैं कि वो जो भी है वो उसमें एक बड़ा हिस्सा इसी बात का है कि वो पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो हम्म। मुझे मुझे बच्चों के बारे में ये लगता है जैसे, और मुझे अब काफी खुशी भी होती है कि बहुत सी संस्थाएं जो हैं हम्म। वो इस दिशा में काम कर रही है कि स्कूलों में पुस्तकालय हो। जी। अगर जी। अलग से पुस्तकालय नहीं है तो कक्षा में जो है किताबें हो, बच्चों को किताबें पढ़ने को मिले। तो हम्म। ये तो पढ़ता ही नहीं है, तो किताबें लें, है ना? हम्म। तो ये मैं 4 किताबें लाया हूँ, ये पढ़ लेगा तो फिर मैं और दिलाऊंगा। हम्म। तो एक तरह से दुष्चक्र बन जाता है कि चीजें नहीं है ना? और आप उम्मीद करते हैं कि ये होगा तो मतलब वो पढ़ना हो जाएगा। तो हम्म। अगर ऐसा माहौल रहे, स्कूलों में रहे, घर में रहे कि आपके घर में किताबें हैं, आपके हम्म। बच्चा जहाँ स्कूल जाता है वहां किताबें हैं, इसके लिए समय है, और और थोड़ी कोशिश हम्म। है उसमें से पढ़ के कुछ सुनाने की, तो हम्म। शायद शायद बात बन सकती है, बच्चे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और हम्म। एक बार कोई एक पढ़ने की एक तरह से चार्ट लग जाए ना, कोई कोई रीडर बन जाए, तो फिर बिल्कुल। शुरुआत हो गई समझ लीजिए, है ना? फिर हम्म। वो नहीं रुकेगा। पर ये शुरुआत के लिए थोड़ी सी पहल करने की जरूरत है, और वो पता नहीं वो कितनी सफल होगी, हो रही है। पर ये अब बहुत से स्कूलों में और बहुत सी संस्था के प्रयासों में ये दिखाई देता है। तो आपने काफी अच्छी सलाह दी माता पिता शिक्षकों को कि अगर बच्चों को पढ़ने की तरफ उनका रुझान करना है तो पहले आपको भी उनके साथ पढ़ने बैठना पड़ेगा, और उससे भी बड़ी बात है कि वो किताबें, वो जगह उपलब्ध करानी पड़ेगी, चाहे वो स्कूल के पुस्तकालय हो, चाहे आप कक्षा में ही एक पुस्तकालय बना लें। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात हमारे लिए है। अब क्योंकि हम बच्चों की कहानियों के बारे में पढ़ने की और उन पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कहानी लिखने की क्या प्रक्रिया होती है? अगर हम बच्चों के लिए कहानी लिख रहे हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है? और आपको आपने जो भी कहानियां अभी तक लिखी हैं उनकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अच्छा, प्रेरणा तो छपने से मिलती है, मतलब सभी को। तो, सीधी बात। तो अगर मैं लिखता बिल्कुल। रहूंगा और नहीं छपूंगा तो हम्म। फिर मैं लिख भी नहीं पाऊंगा। देखिए, बिल्कुल। प्रक्रिया मुझे बहुत से लोग अपने लिखने की प्रक्रिया के बारे में कहते हैं, बड़ों के लिए लिखने वाले भी, बच्चों के लिए लिखने वाले भी। पर हम्म। मुझे लगता है कि कोई एक प्रक्रिया नहीं हो सकती। जी। मतलब जो एक किसी भी एक रचना का आइडिया है वो अपने साथ अपनी प्रक्रिया भी लेके आता जी। है ना? हम्म। वो अपनी भाषा भी लेके आता है, वो आइडिया, वो कहने का तरीका भी लेके आता है, जी। हम्म। अगर वो अच्छा आइडिया है तो जी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, मतलब एक प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। जी। तो वो सब कहानियों की प्रक्रिया नहीं है, पर वो एक एक कहानी की प्रक्रिया है कि जी।
हम्म, ये रूम ट्रीट से प्रकाशित एक चित्र कथा है, ओ भूत है। तो उसमें होता है कि एक भूत है और वो लोगों को डराते रहता है, और जब तक वो किसी को डरा ना दे उसको नींद नहीं आती, वो सो नहीं पाता। हम्म तो एक बार उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो कहीं आने जाने में बड़ी मुश्किल महसूस करता है, तो वो सोचता है, पर नींद नहीं आ रही है क्योंकि किसी को डराया नहीं आज, है ना। तो वो सोचता है कि आसपास कुछ मिल जाए ऐसा जिसको मैं डरा दूं, कोई डर जाए तो मेरे को नींद आ जाएगी। तो वो घर से निकलता है और एक चूहे की बिल में घुस जाता है। तो चूहा सोया हुआ रहता है अपने बिस्तर पे। तो धम 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 आवाज आती है उसके पाँव की। चूहा जो है पूछता है लेटे लेटे ही, कौन है? तो भूत बोलता है, मैं भूत हूँ। तो चूहा बोलता है, अच्छा, मैं समझा बिल्ली। तो और वो वापस चादर ओढ़ के सो जाता है। तो ये आइडिया इसमें ये था कि आइडिया के लेवल पे एक कथन आया था कि सबके अपने अपने डर होते हैं। हाँ, चूहे का डर भूत नहीं है, चूहे का डर बिल्ली है। जी। हाँ, तो तो ये आइडिया के तौर पे आया है कि सबके अपने अपने डर होते हैं। ये बात अगर मुझे मुझे कहनी है तो मैं कैसे कहूँ, और बड़ों से कहने का शायद कोई और तरीका होता, बच्चों से कहना है तो कैसे कहूँ। तो उस आइडिया में ये कहानी जो है वो बिल्ड हुई। तो ये एक कहानी का आइडिया है, मतलब कोई दूसरी कहानी का कोई और प्रक्रिया होगी, तीसरी कहानी की कोई और प्रक्रिया होगी, पर कोई एक होगी, पता नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, या जो भी बात है मुझे लगता है कि अलग अलग होती होंगी। आपने आइडिया की बात करी, अब मैं एकदम शुरू करना चाहती हूँ। आइडिया कहाँ से आता है कि हम इस विषय पर लिखें? कैसे चुनते हैं आप? तो ऐसे ही मतलब ना, कोई बहुत पूर्व तैयारी या ऐसा कुछ होता नहीं है लिखने में। जैसे मैं जब लिखता हूँ तो मैं तो शुरू कर देता हूँ कि एक हाथी था और उसके पाँव में कांटा गड़ा था, है ना। कई बार इससे भी बिल्ड हो जाती है ना। आप लिखना शुरू करते हैं तो लिखते लिखते ही आप लिख भी लेते हैं। और फिर जो इसमें जो आगे की चीजें हैं ना, असल में वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि आप अगर कुछ लिखेंगे तो आपके पास आ, कहने के लिए क्या है, आप क्या नजरिया देना चाहते हैं, आपकी क्या प्रस्तावना है, आप उन चीजों को शामिल करते हुए लिखते हैं। हम्म तो जैसे कोई, मान लीजिए कोई कोई ऐसे राज सत्ता में विश्वास करने वाला है ना। तो वो कहानी लिखेगा कि एक राजा था, उसने अमुक फैसला दिया, है ना। तो अगर मैं डेमोक्रेसी में विश्वास करता हूँ तो मुझे ऐसी कोई चीज मिलेगी तो मैं उसको एडिट कर दूंगा या उसको मंजूर नहीं करूंगा। तो मेरी कहानी में राजा आएगा तो वो खेत में हल चलाने आए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वो राज करने या फैसला देने आएगा तो फिर वो नहीं होगा मेरी कहानी, है ना। तो आप दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं ना, आपके विचार किस तरह के हैं, आप डेमोक्रेसी को, बराबरी को आप बढ़ाना चाहते हैं, या आप किसी और चीज पे यकीन करते हैं। तो फिर उससे विकसित होती है आपके पास कहानी, कोई भी हो सकती है, पर आप प्रस्तावना क्या है ना, और उसमें नया कुछ है कि नहीं, है ना। वो चीज मैटर करती है, वो चीज छूती भी है ना। बिल्कुल। जैसे सुशील की एक कविता है, देर से पहुंची मैं स्कूल, एकदम चिल, एकदम कूल, सर ने मेरा बैग उतारा और दिया चंपा का फूल, है ना। तो देखिए ये जिंदगी में नहीं होता है ना। अगर साहित्य में भी नहीं होगा तो जिंदगी में भी कैसे होगा, है ना। तो हमें हमें अगर कुछ करना है तो उसी साहित्य में पहले लाना पड़ेगा, तब वो जिंदगी में आएगा। और आप देखें तो तमाम चीजें इसी तरह आई हैं। मतलब चटाई पे बैठ के उड़ने वाला राजकुमार, मतलब कहानी में ही आया ना पहले, है? तो और अब हम उड़ते हैं सच में। तो चीजें पहले कहानी में आती हैं, आविष्कार हो या नए विचार हो, और कहानी में आएंगी तो जिंदगी में आएंगी। तो अगर आप कहानियों में वही सब परोस रहे हैं, है ना,
जिसमें कुछ खामियां हैं, जिसमें कुछ खोट है, आप ना आप स्कूल को ही जो है गरिमामय बताते जा रहे हैं, आप होमवर्क को ही अच्छा कहते जा रहे हैं आप, है ना। आप जो है अपने इवन में तो यहाँ तक कहूंगा कि आप अपनी माँ को ही अच्छा कहे जा रहे हैं, पिता को ही अच्छा कहे जा रहे हैं। तो चूंकि समस्या तो है ना सब जगह, परिवार में समस्या है, धर्म में समस्या है, राजनीति में समस्या है, तो आपके ध्यान में है कि नहीं वो, या आप जो है उसी को स्थापित कर रहे हैं। तो अगर आप स्थापित उसी को कर रहे हैं तो आप कुछ नया नहीं दे रहे हैं, आप, है ना, आप कुछ रच नहीं रहे हैं, आप लिख रहे हैं, है ना। तो हम जिसको क्रिएशन बोलते हैं वो नहीं हो रहा है, सिर्फ लिखना हो रहा है ना। तो हम जब रचना बोलते हैं, है ना, रचना और लिखना दो अलग अलग मीनिंग के शब्द है ना। बिल्कुल। जैसे अभी आपने ये कहा कि अक्सर जो आविष्कार होते हैं या कोई नई रचना होती है वो हमारे साहित्य में होता है, और अक्सर साहित्य तब लिखा जाता है जब हमारे पास ये विचार आता है। और कुछ कहानियां हमें ऐसी भी देखने को मिलती हैं जो जीवन में घटी और फिर साहित्य उससे प्रभावित हुआ और फिर उस पर कुछ रचा गया। तो इन दोनों के बीच में खास जो अंतर है वो क्या है, या समानता जो है वो क्या है? मतलब क्या एक ऐसी चीज है जो इन दोनों को आपस में जोड़ती भी है और अलग भी करती है, इसके अलावा कि वो एक जीवन से है और एक हमारे विचार और हमारी रचना से है? देखिए, विचार या रचना या कल्पना जीवन से अलग नहीं हो सकती, है ना। तो ये दोनों ही चीजें जीवन से हैं। अगर कोई सच्ची घटना पे लिखा है तो वह भी जीवन से है जी। और कोई कल्पना है तो वह भी जीवन से है। कल्पना में आपको थोड़ी मोहलत इस तरह की मिलती है कि आपने एक चिड़िया देखी और आपने एक घोड़ा देखा जी, है ना, और आपने कहा उड़ने वाला घोड़ा। तो कल्पना इतनी जगह आपको देती है, शायद और भी जगह दे सकती है, पर वो जो दुनिया में है, जो जीवन में है, वही आएगा दोनों ही रचनाओं में। तो एक तो ये हो सकता है कि जब आप जीवन की सच्ची घटनाएं लेते हैं तो आप उसको दूसरों को बता के क्या करना चाहते हैं, है ना। आप क्या उसके प्रति दया भाव दिखाना चाहते हैं, एक बात हुई। क्या आप उसको बदलना चाहते हैं, दूसरी बात हुई, है ना। तो आपकी अप्रोच क्या है? तो अगर आपकी अप्रोच सकारात्मक है ना, आपकी अप्रोच में कुछ नया है, तो तब वो रचना बनती। हम उसको ऐसे की वैसे नहीं रख सकते। तो अब क्योंकि आप इसकी बात कर ही रहे हैं कि हमारा सब कुछ जो है वो जीवन से प्रेरणा पाता है, और उसके अलग अलग चाहे तत्व हो सकते हैं पर जीवन इसका मुख्य केंद्र है। तो ऐसे में जब बच्चे कुछ लिखते हैं और जब बड़े कुछ लिखते हैं तो वहां क्या ऐसी खास बात होती है जो उन दोनों को प्रेरणा देती है जीवन के साथ साथ? और दूसरी चीज, बड़ों का लिखना और बच्चों का लिखना कैसे अलग है? और अगर बच्चे लिखना कुछ पढ़ना शुरू कर रहे हैं और कुछ लिखना शुरू कर रहे हैं तो वहां वो किन बातों का ध्यान रख सकते हैं? आप चूंकि बच्चों के आसपास रहे हैं और बच्चों के साहित्य के आसपास रहे हैं, तो उस नजरिए से हम लोग आपसे ये पूछना चाहते हैं। देखिए, मैंने इस बारे में सोचा नहीं ज्यादा, पर जब बच्चे लिखते हैं तो मैं उनसे, चूंकि बच्चे जब शुरू में लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं, वो एक तरह से उनके जो अनुभव होते हैं उस बारे में लिखते हैं, है ना। एक दूसरा, वो जो उनके ऊपर जो सामाजिक राजनीतिक प्रभाव है ना, उससे प्रभावित होके लिखते हैं। जैसे कोई बच्चा मतलब देशभक्ति की रचना लिख रहा है ना, तो जाहिर है कि देश तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो अपने जिले के बारे में भी बहुत ठीक से नहीं जानता है ना, वो उसका अनुभव नहीं है ना। वो जो उसके आसपास जो वातावरण है उसने उसके ऊपर आरोपित कर दिया है, जिससे उसे लगता है कि ये उसके विचार हैं, वो उसके विचार नहीं है ना। तो ये चीज समझ पाना। तीसरा जो है, एक तरह से भाषा भी आरोपित भाषा होगी शुरू में। शुरू में कौन सी भाषा लिखेगा बच्चा? ये कोशिश करेगा कि
उसकी पाठ्य पुस्तकों में जो भाषा है उसमें मैं लिखूं, जी है ना। जी तो ये कुछ चीजों पे, जैसे हम तो बच्चों की रचनाएं चुनेंगे तो इन चीजों पे गौर करते हैं कि वो उसने जो लिखा है उसमें उसका अपना अपना कितना है, मतलब उसने कुछ रचा क्या। जैसे जैसे सुशील से बातचीत हो रही थी पिछले दिनों, तो उसने एक उदाहरण दिया कि एक बच्चे ने लिखा कि वो जा रहा था और उसने देखा कि एक सांप था जो सरक सरक के चल रहा था। अब गौर कीजिएगा, है ना। तो उसे रेंगना नहीं पता, सरकना पता। तभी तो ये शब्द आया ना। हाँ, सरक सरक कर चल रहा था। तो देखिए उसने अपनी बात कहने के लिए भाषा भी बनाई। ये भाषा तो बच्चे ने बनाई है ना। तो ऐसा कुछ वो बना पाता है या नहीं। या जैसे आप देखें एकलव्य की एक बच्चों की रचनाओं का एक संकलन है। उसमें एक छोटी कहानी है पिपरिया साइड के बच्चे की, आजादी की नुक्ती। आपने पढ़ी है? पढ़ी है ना। तो देखिए वो आजादी की नुक्ती जो है, वो आधी कहानी जो है वो किताब की भाषा में है। वो कोशिश कर रहा है बच्चा कि हिंदी में लिखे, है ना, शॉर्ट हिंदी। हाँ, और फिर जब उसको लिखते लिखते लगता है कि यार इससे इससे काम नहीं बन रहा है, तो आप उस कहानी की जो बाकी की आधी भाषा है, आधी जो भाषा है वो पूरी बुंदेलखंडी है जी। और वो बुंदेलखंडी के कारण लिख पाया उतनी अच्छी रचना। जी बिल्कुल, है ना। वो चूंकि एक 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 ओढ़ी हुई भाषा में अपनी बात कहना चाह रहा था, तो वो एक जगह पे रुक गया, है ना। और तब उसने जो है अपनी भाषा में लिखना शुरू किया। तो ये रचना उसमें ये बात आपको बहुत साफ दिखती है, भाषा वाली। बिल्कुल। अब क्योंकि आप ये कहते रहे हैं कि एनसीएफ भी क्योंकि बात कह चुका है कि शिक्षक और अभिभावक जो है, खासतौर से शिक्षक जो है वो सह निर्माता है, वो दाता नहीं है। तो ऐसे में जब बच्चा पढ़ना और लिखना सीख रहा है, मैं खासतौर पे भाषा के विषय में इस प्रश्न को लेके जाना चाहूंगी कि वहां पर अभिभावक और शिक्षक सह निर्माता के रूप में बच्चों के साथ ऐसी किन किन तरह की प्रक्रियाओं को जो है एक मदद प्रदान कर सकते हैं या सहायता दे सकते हैं कि बच्चे के लिए वो पढ़ना और लिखना और बेहतर बन सके। ऐसी कुछ युक्तियां और ऐसे कुछ विचार अगर आप हमें बताना चाहें, क्योंकि आपने भाषा के इस पूरे क्षेत्र में बहुत काम किया है और भाषा के विकास में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान है, खासतौर पे जो पढ़ाया जा रहा है उसमें। तो ऐसी कुछ युक्तियां, ऐसी कुछ योजनाएं और ऐसे कुछ विचार जो अगर आप हमें बताना चाहें अभिभावकों के लिए या उन वयस्कों के लिए जो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और सह निर्माता के रूप में है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए पाठ्य पुस्तक में एक कहानी है कि एक सियार था, हाँ। उसको बुखार आ गया, है ना। हाँ। और फिर उसको कहीं पे एक गन्ना मिला और उसने खा लिया तो वो ठीक हो गया। ऐसे ही रफली मैं कुछ कह रहा हूँ, है ना। पाठ्य पुस्तक में पूछेंगे इस कहानी के बाद, है ना, कि सियार का बुखार कैसे अच्छा हुआ, है ना। या ये पूछेंगे कि सियार को क्या हुआ था, है ना। तो ये जो सवाल है दोनों, ये इस बात को टटोलने के लिए है कि आपको याद हुआ कि नहीं, है ना। मतलब ज्यादा इस बात को टटोलने के लिए है। इससे ये बात भी टटोली जा सकती है कि पढ़ के समझा कि नहीं, पर ज्यादा ये टटोलने के लिए है कि आपको याद हुआ कि नहीं। तो इस तरह के सवाल हैं और पाठ्य पुस्तकों में इस तरह के सवाल जरूरी भी होते हैं, पर उनकी एक सतह होती है ये कि जो कहानी है वो बच्चे को याद हुई या नहीं, उसकी दूसरी सतह ये है कि वो पढ़ के समझा कि नहीं। तो आपको जो दूसरी गहरी सतह है पढ़ के समझने की, है ना, उसको टटोलना है तो आपको कुछ और सवाल भी करने होंगे, है ना, जो कहानी के बाहर से होंगे, कहानी के पार से होंगे। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं होते। आजकल टेक्स्ट बुक में काफी उदारता से इस तरह के सवाल रखे जाते हैं, पर उसको सारे शिक्षक नहीं समझते। शिक्षकों को मतलब ये एक तरह से ना, उनको ये ज्यादा उपयोगी लगता होगा कि
चूंकि परीक्षा में तो यही आना है, टटोलना तो यही है ना अंत में, तो इसी की तैयारी करवाई जाए। उसके आसपास की जो तैयारी है ना, आप जब एक कहानी पढ़ते हैं तो उस पे बातचीत करना, है ना, उसमें इस तरह के सवाल करना कि अगर इस कहानी में सियार की जगह बंदर होता तो क्या होता, है ना, या या खुद को एक तरह से कहानी में शामिल करना कि आप होते तो क्या करते। उस तरह की चीजें हैं, है ना, उस तरह की चीजें हिंदी की किताबों में आपको अब बहुतायत से मिलेंगी, पर टीचर करते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। तो अगर ये करने लगे तो एक तरह से ना पढ़ के समझने का और पढ़ने लिखने का एक तरह से माहौल बन सकता है। जी, तो जैसे आपने बोला कि किताबों में अब कुछ इस तरीके के सवाल है जहां पर बच्चा अपनी समझ से अपने जीवन को उस कहानी से जोड़ पाए, है ना। आप पॉलिसी लेवल पर भी आप बहुत सारी किताबें लिखते हैं सरकार के साथ मिलकर भी, तो क्या आप ये देख रहे हैं कि सरकार अपने पॉलिसी लेवल पर भी कुछ इस तरीके के बदलाव ला रही है कि एग्जाम के पैटर्न में भी इस तरह के सवालों को जगह मिले? क्योंकि शायद उसका ये जो एक उलझन है कि अध्यापक कक्षाओं में इसका इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, उसका जवाब शायद पॉलिसी लेवल पे ज्यादा बेहतर दिया जा सकता है कि अगर एग्जाम में भी इस तरह के सवाल आने लगे तो कक्षाओं में अध्यापकों को विवश होकर शायद कराने ही पड़ेंगे, अगर हम इसको इस तरह से देखना चाहें तो। तो मुझे इसको याद आया, अपठित गद्यांश पहले से है। जी। तो आप उसका जो एक तरह से ट्रेडिशनल रूप है कि उसमें यही पूछना है सिर्फ कि इसका शीर्षक क्या होगा, उसमें से 2 सवाल भी कर लिए, है ना। तो वो थोड़ा बहुत तो है, और मुझे मतलब आइडिया नहीं है आजकल के प्रश्न पत्रों का, मैंने देखा नहीं है, तो मैं कह नहीं सकता इस बारे में कि वो पॉलिसी लेवल पे कितना है, पर कंटिन्यूस असेसमेंट तो है। बिल्कुल। हाँ, उसे भी हम किस तरह से पुरानी पद्धतियों पर ले जा सकते हैं, ऐसा भी कुछ करने का प्रयास जो है हमारे शिक्षक लोग करते रहते हैं। खास तौर पे ये इसलिए भी होता रहा है क्योंकि जो प्रशिक्षण है शिक्षकों का, वो इस बात को शायद लेकर नहीं आता कि वो क्या और नया कर सकते हैं, बल्कि वो भी प्रशिक्षण भी कहीं ना कहीं या तो लेक्चर मेथड से हो रहा होता है, और या फिर उन्हें बार बार ये तैयार किया जाता है कि कुछ भी करके उनका सिलेबस जो है वो पूरा होना चाहिए। शिक्षक की भी जिम्मेदारी जो है वो यहीं पर आकर अटक जाती है कि हमारा सिलेबस कैसे पूरा होगा, और अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो एग्जाम में कैसे होगा। और जो नीतियां आती हैं ऊपर से, वो सहायक निर्देशक जो है वो भी इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि आपका पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम और जो सिलेबस है जिसे एक ही माना जाता है अक्सर, वो कैसे पूरा कराया जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चुनौती जो है वो बन चुकी है, खासतौर पे भारत में हमारे पास इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो वहाँ एक और चीज भी है कि क्या अध्यापक को वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं जिसके बनिस्बत वो इस तरीके का काम कर पाए अपनी क्लास में। मतलब अगर एक कक्षा में 60 बच्चे हैं और मेरे पास आधे ही घंटे का समय है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कौन से थियोरी वाले पियाजे का नाम पढ़ा है, वैगॉट्स्की पढ़ा है, मुझे पता है मेरे पास ये सिलेबस है, ये बच्चे हैं, इतना समय मैं करूंगी और क्लास से चली जाऊंगी। तो मुझे लगता है कि एक बड़े स्तर पर बदलावों की जरूरत है और ज्यादा अध्यापकों की भी जरूरत है स्कूलों में, क्योंकि जो मतलब लेकर ही नहीं आया जाता है, कहीं ना कहीं टीचर्स जो है वो कभी भी ऐसे प्रशिक्षित टीचर्स नहीं लाए जाते, या फिर अगर प्रशिक्षित हैं तो हमेशा उनकी कमी ही रहती है, और मैनेजमेंट कभी भी ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को लेकर नहीं आना चाहते, चाहे वो सैलरी देने की वजह से हो या विभिन्न और कई वजहों से हो, चाहे अच्छे शिक्षक ना मिलने की वजह से हो, चाहे वो सरकारें हो या निजी विद्यालय ही क्यों ना हो। तो ये भी बहुत देखने को मिलता है। हाँ, तो आपकी बात में प्रश्न भी था, उत्तर भी था, हो गया नहीं, लेकिन हम तो आपके विचार की तरफ से जानना चाह रहे थे। ये तो वो है कि हमने देखा है। देखिए, प्रशिक्षण में सारी चीजें होती है ना, प्रशिक्षण में काफी विस्तार से होते हैं, और सारी जो नई चीजें हैं वो शामिल होती है, खासतौर से भाषा के प्रशिक्षण में तो अब होता ही है, सब कुछ होता है ना। और आप ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो प्रशिक्षण होता है वो प्राथमिक स्कूल के टीचर का होता है।
है ना। और वो सरकारी स्कूल में होता है, प्राइवेट स्कूल में तो नहीं होता, पता नहीं होता है कि नहीं, कुछ कुछ में होता भी होता है। तो और वो सरकारी स्कूल में ही होता है ना। जी। तो और वो जो शिक्षक है उसके पास जो समस्या है, वो अभी तो समस्या यही है कि उसके बच्चे चौथी में आ गए हैं और दो वाक्य भी नहीं लिख सकते, है ना, पढ़ नहीं सकते कहानी। तो उसका जो जूझना है वो एक तरह से शुरुआती लेवल पे है। मतलब वो सोच नहीं सकता कि वो क्या करे, क्योंकि पहली जरूरत तो यही है ना कि बच्चा पढ़ना लिखना सीख जाए। तो उससे पार जाना एक तरह से मुश्किल होता है। जो कुछ लोग पार जाते हैं और नए तरीके अपनाने लगते हैं, उनको जो है SCRT जो है टीचर ट्रेनर के रूप में बुला लेती है। तो, तो वो भी कम हो जाती है। अब चूंकि हम इतनी सारी बात करते ही रहे हैं और समय भी हमारे पास कम है और हम चाहते हैं कि हम आपकी कहानियां सुनकर ही यहाँ से जाएं, तो हम चाहते हैं कि आप जो कहानियां लिख चुके हैं और आपने जो अभी बात भी की है कि कैसे जो है शिक्षक जो है साहित्य का और जो हमारे अभिभावक हैं वो साहित्य का सहारा लेते हुए अपने बच्चों के साथ बहुत सारे तरह के काम कर सकते हैं। तो आप अपनी कोई कहानी जो है वो हम सबके लिए जरूर सुनाएं। हम बिल्कुल इंतजार में हैं, आपका है ये फ्लोर। तो एक छोटी सी कहानी है जी। अच्छा, मैं कहानी सुनाने के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज जरूर जरूर। अभी क्या है, स्टोरी टेलिंग का बड़ा फैशन सा हो गया है और चलन सा हो गया है, और वो कई बार बहुत नाटकीय होता है ना। आप मतलब हाथी है तो उसकी जैसी आवाज निकाल रहे हैं, शेर गुर्रा है तो उसकी आवाज निकाल रहे हैं। तो और अगर आप कहानियों पे गौर करें, बच्चों की कहानियों पे, तो अब जो है ज्यादा कहानियां ऐसी नहीं होती जो सुनाने की होती है, कहानी पढ़ने की होती है ना। और आप कहानियां पढ़ते होंगे तो आप फर्क भी कर पाते होंगे कि सुनाने की कहानियां और पढ़ने की कहानियां, है ना, वो है ना, वो अलग अलग होती हैं। आप पंचतंत्र की कहानियां सुना सकते हैं, है ना। अभी जो चकमक में जो कहानियां छपती है, साइकिल में जो कहानियां छपती है, प्लूटो में जो कहानियां छपती है, वो सब कहानियां सुनाने की नहीं होती। वो एक तरह से रीडर के लिए है कि वो उसको बच्चे पढ़े, है ना, खुद पढ़े। तो एक ये भी समझने की मुझे लगता है जरूरत है। तो मैं तो फ्लैट एक तरह से एक कहानी अपनी पढ़ के सुनाता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह की कहानी सुनाने का प्रचलन है। एक वो जहाँ हम नाटकीय हो जाते हैं और एक वो जहाँ पर कहानी को सिर्फ सुना ही जाए, सिर्फ कहानी में क्या है कैसा है वो सिर्फ हम सुनकर ही, मतलब श्रवण और श्रुति के जरिए हो। तो वो आपने बहुत अच्छी बात कही और शायद यहाँ आए हुए सभी लोगों को इस पर विचार और गौर फरमाना चाहिए कि हम कहानी कैसी सुनाना चाहते हैं और उसका उद्देश्य क्या है सुनाने के पीछे। वो और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर उसमें कोई नाटकीयता है ना, और अगर उसमें कोई भाव है, तो वो पढ़ने से भी जागृत हो जाएगा, है ना। वो मुझे अभिनय करने की जरूरत नहीं है ना। वो कहानी में दम होगी तो उसमें जो नाटकीयता है या उसमें जो भाव है वो वैसे भी उस रस का संचार है ना, वो भाषा करेगी ना, वो काम जी बिल्कुल, वो भाषा करेगी, कहने का तरीका करेगा। जी तो मुझे जरूरत नहीं। तो मैं सुनाता हूँ एक छोटी सी कहानी है आम के बगीचे में। आम के बगीचे। बकरी चराते चराते राशिद ने देखा आम के बगीचे में माली बाबा नहीं है। वो चुपके से बगीचे में घुसा और आम के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। राशिद आम तोड़ ही रहा था कि जाने किधर से माली बाबा आ टपके। दूर भी नहीं, आम के ठीक नीचे। राशिद कायदे से उतरता तो पकड़े जाने का खतरा था। उसने तय किया कि वो सीधे जमीन पर कूदेगा और दौड़ लगा देगा। माली बाबा ने राशिद को देख लिया था। राशिद जिधर से भी कूदने की कोशिश करता, माली बाबा भी फुर्ती से उसी तरफ हो जाते। कूदने की जुगत में बंदर की तरह इस डाल से उस डाल पर राशिद कूदता रहा। हर बार माली बाबा भी
इस पोजीशन में होते कि राशिद नीचे कूदे तो सीधे उनकी गिरफ्त में ही जाए। राशिद अब घबराने लगा था कि आज तो जमकर पिटाई होगी। कुछ देर तक यही आंख मिचौनी चलती रही। माली बाबा ठहरे बुजुर्ग आदमी, इस कसरत से वो थक गए और एक जगह खड़े होकर हाँफने लगे। राशिद ने भी सोचा यही मौका है। वो माली बाबा जहां थे उसकी विपरीत दिशा में कूदा, पर यह क्या, माली बाबा ने फुर्ती से जगह बदली और राशिद सीधा उनके हाथों में गिरा। वे राशिद को गोद में लिए लिए ही चिल्लाए, अरे मूर्ख, इतनी ऊपर से कूदता तो टांग टूट जाती। माली बाबा ने राशिद को नीचे उतारा। उन्होंने उसकी पीठ पर प्यार से एक धौल जमाई और बोले, जा भाग यहाँ से। सबसे गजब की बात जो इस कहानी की है कि लेखक जब लिख रहा है तो वो, जैसे आपने जब लिखी तो आप एक खास तरह से लिखते जा रहे थे, लेकिन हतप्रभ हो जाता है श्रोता या पाठक। एक तो कहानी और उसमें जो अंत का बदलाव है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग शायद यही सोचेंगे कि अब तो ये पिटा, यहाँ तक कि राशिद भी यही सोच रहा था कि अब तक तो पिटाई होगी ही होगी, लेकिन ये जो अंत का बदलाव है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि वाकई में हम खाने को ही मिल जाए। तो देखिए, मैं जो पहले भी कह रहा था कि ये जो माली बाबा है वो जीवन का माली बाबा नहीं है, वो साहित्य का माली बाबा है। साहित्य का माली बाबा है ना, एक प्रस्तावित माली बाबा है कि माली बाबा ऐसे भी हो सकता है ना। और सर ने मेरा बेग उतारा और दिया चंपा का फूल, एक ऐसी टीचर भी हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है ना। कुछ चीजें हैं बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं और अच्छा हो सकता है। तो ये ख्याल अगर आपके दिमाग में है तो सारी बात है। तो चंदन जी, इसी से हमारे दर्शक आपसे, चेतना जी का ये सवाल था कमेंट बॉक्स में कि आप अपने पसंदीदा लेखकों के बारे में भी हमें बताएं कि आप किन को पढ़ना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चेतना जी, मतलब अब ये एक चीज स्पष्ट नहीं है कि बड़ों का कि ये बच्चों का, तो मैं बच्चों के बता देता हूँ, है ना। तो मेरे दो पसंदीदा लेखक हैं, प्रभात और सुशील शुक्ल, है ना। मैं चाहता हूँ कि मैं इनके जैसा लिख सकूं, प्रभात जैसी कविताएं लिख सकूं, सुशील शुक्ल जैसी कविताएं लिख सकूं। बहुत ही बढ़िया। कुछ कमेंट्स भी हैं यहाँ पर। जब आप बता ही रहे थे बचपन के विषय में, तब दुर्गेश पटेल ने कहा था, जिंदगी की उलझनों से फरार चाहिए, मुझे बचपन का एक दिन उधार चाहिए। और बहुत ही सुंदर बात है दुर्गेश, शुक्रिया। किताब जो आप बता रहे थे कृष्ण कुमार की, उनका नाम ये दोबारा से शायद लोग सुनना चाह रहे थे। किताब पढ़ना जरा सोचना, हाँ, है ना, पढ़ना जरा सोचना, एकता रानी। हाँ, उम्मीद है नीवा जी आपको किताब के बारे में पता चल गया होगा। इसके अलावा फानी नसीम जी ने लिखा है कि आज के समय में जहां बच्चे को बाल साहित्य की तुलना में मोबाइल मिलना आसान है और मोबाइल हर वर्ग के पास है, और अपने बच्चे को मोबाइल उपयोग करते उसे संतुष्टि का भाव दिल में जागृत होता है कि उन्हें लगता है कि उसके बाद अधूरा है, उसके बाद उन्होंने शायद लिखा नहीं है, आधा ही आया है, तो ऐसा कुछ उन्होंने शायद लिखने की कोशिश की है। खैर, अगर आप में से किसी के भी कोई और सवाल हो, प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, वरना आज की लाइव के बाद आप जरूर प्रयास कीजिएगा कि आप कमेंट बॉक्स में हम चंदन भाई से जरूर ये सवाल पूछ सकते हैं, या अपनी कोई सुझाव या अपनी कोई टिप्पणी भी वहां लिख सकते हैं। आई थिंक इसी के साथ ही हमारा समय भी समाप्त हो चुका है। हम और इस तरह के जो कार्यक्रम है वो करते रहेंगे गपोड़िए की ओर से। तो चंदन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति और मैं आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने जिंदगी के समय से कुछ समय हमारे लिए निकाला और आज की चर्चा में शामिल हुए, और हमें इतना कुछ जानने को मिला साहित्य के विषय में, भाषा के विषय में, हमारे आसपास के समाज और बदलती हुई चीजों के बारे में। तो गपोड़िए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आप आए और आपने हमारे लिए समय निकाला। प्रीति, आप कुछ कहना चाहती हैं, चंदन भाई आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं। जी, शुक्रिया आपका, और जो भी इस बातचीत को सुन रहे थे उन सबका भी शुक्रिया। और बस मैं तो एक ही निवेदन करता हूँ कि
जो भी मैंने कहा उसको मानने की जरूरत नहीं है, उस पर सोचिएगा। जी। तो हमारी ओर से निशु ने बोल ही दिया है, चंदन जी को शुक्रिया और सभी श्रोताओं को भी शुक्रिया जिन्होंने हमें सुना। हमारे साथ ऐसे ही आप आगे बने रहिए। हम जमीनी स्तर से जुड़े हुए उन लोगों को आपकी बातें आप तक लेके आने की कोशिश कर रहे हैं जो सच में काम कर रहे हैं, और उनकी आवाज हम तक पहुंचना जरूरी है ताकि हम भी उनके कामों से प्रेरणा लेकर अपने अपने क्षेत्र में जो कुछ हमसे बन पड़े वो कर सकें। तो इसी के साथ हम आप सभी को अलविदा कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं, और हमारे अगले गपोड़िए लाइव पर आप जरूर जुड़ें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सभी को। नमस्ते, बाय बाय। नमस्ते चंदन भाई, नमस्ते सभी श्रोता। नमस्ते, बाय बाय। बाय बाय धन्यवाद। चंदन जी।